हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि हिंदी से मैंने लिया है, जो कि आपके हिंदी साहित्य से आता है। क्योंकि जितनी भी हमारी यूके ट्रिपल और यूके पीएससी की परीक्षाएं होती हैं, उन सभी में जो हिंदी है वो 20 मार्क्स की आती है और साथ ही उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो साहित्य से भी पूछे जाते हैं। तो साहित्य से हमारे जो जो कवि और हमारे गद्यकार, निबंधकार और सभी कहानीकार, ये सभी के नाम हमें बताए गए हैं जो गद्य और पद्य दोनों से हैं। तो उन्हीं में से एक है महादेवी वर्मा, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारे सिलेबस के अनुसार है महादेवी वर्मा। तो इनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं कि इनसे संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन आज तक यूके पीएससी द्वारा पूछे गए हैं और आगे भी इन दोनों आयोगों द्वारा पूछे जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। इससे पहले मैंने 8 रिवीजन क्लासेस भी बना दी हैं, जिसमें कि मैंने विभिन्न सब्जेक्ट लिए थे, तो वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो आप वहां से सर्च कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज की वीडियो में लिया है मैंने महादेवी वर्मा का टॉपिक। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम देखेंगे इनका जन्म कब हुआ था, इनका निधन कब हुआ था, इनकी जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं और इनको किन किन नामों से पुकारा जाता है, कौन कौन से ऐसे तथ्य हैं जो कि हमको याद रखने हैं अपनी आने वाली परीक्षाओं के लिए। तो सबसे पहले है महादेवी वर्मा जी को आधुनिक मीरा कहा जाता है, क्योंकि ये एक बहुत ही सशक्त नारी थी, तो इसलिए इनको एक सशक्त कवयित्री के रूप में देखा जाता था, इसीलिए इसको आधुनिक मीरा का दर्जा दिया गया। आधुनिक मीरा लोगों द्वारा इनको कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक मीरा। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि आधुनिक मीरा किसको कहा जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, महादेवी वर्मा जी को। ठीक है, अब देखो जो छायावादी युग के 4 स्तंभ है, आपको पता होनी चाहिए जो छायावादी युग के जो 4 स्तंभ है उनमें कौन कौन से ऐसे रचनाकार हैं जिनको रखा गया है। क्योंकि मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि जो छायावादी युग के 4 स्तंभ है उनमें से एक नाम महादेवी वर्मा जी का भी आता है, इसीलिए यहाँ पर मैंने इन चारों स्तंभ को डिस्कस किया है ताकि आपको बाकी 3 भी पता चल जाए। तो सबसे पहला है जयशंकर प्रसाद जी। इनके पहले स्तंभ है जयशंकर प्रसाद जी, फिर दूसरे नंबर पर महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा जी आती हैं, फिर है सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये 4 नाम जो है आपको इसलिए याद रखने हैं क्योंकि ये छायावादी जो है स्तंभ के 4 स्तंभ है। ठीक है, छायावादी युग के 4 स्तंभ है, तो उनमें आता है एक नाम महादेवी वर्मा जी का। तो इनसे संबंधित ये एक प्रश्न बन सकता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो सबसे पहला इनका जन्म है 26 मार्च 1907 में यूपी के फर्रुखाबाद में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था, 26 मार्च 1907। वैसे तो इनकी जन्म तिथि और निधन ये सन जो है नहीं पूछे जाते हैं, मोस्टली परीक्षाओं में उनकी रचनाएं पूछी जाती हैं और उनसे संबंधित जो विभिन्न तथ्य होते हैं वो पूछे जाते हैं, लेकिन पुरस्कार पूछे जाते हैं, पर इतने ज्यादा ये सन नहीं पूछे जाते, तो इतनी ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है कि कहाँ हुआ था जन्म या कब हुआ था। और निधन इनका हुआ था 11 सितंबर 1987 में। कहाँ, प्रयागराज में, जो कि उस वक्त इलाहाबाद कहलाता था। तो यूपी के प्रयागराज में निधन हुआ था 11 सितंबर 1987 को महादेवी वर्मा जी का। फिर आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात पर। सबसे इम्पोर्टेंट है इनके पुरस्कार, और उनमें भी सबसे इम्पोर्टेंट पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि इनको इनकी रचना के लिए यामा रचना के लिए 1982 में दिया गया था। तो सबसे महत्वपूर्ण जो इनका पुरस्कार है वो है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो इनसे ये क्वेश्चन बना था, पहले भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछा गया है कि जो महादेवी वर्मा जी हैं उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था, तो 1982 में मिला था। और एक क्वेश्चन ऐसे भी बना था कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 का महादेवी वर्मा जी को दिया गया वो उनकी किस रचना के लिए दिया गया था। तो ये नाम आपको याद रखना है, यामा के लिए। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा है यामा के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में दिया गया था। ठीक है, फिर आते हैं उनके अगले जो पुरस्कार हैं वो है पद्म भूषण 1956 में, सबसे पहले इनको यही मिला था। फिर उसके बाद पद्म विभूषण 1988 में, तो ये सबसे अंतिम इनका पुरस्कार था। साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला 1979 में, 1979 में
साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला था। अब देख लेते हैं, ये हमारे हो गए पुरस्कार। अब इन पुरस्कारों में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि 1982 में इनकी रचना यामा के लिए मिला था। सबसे पहली बात जो कि इनके विषय में याद करने वाली है वो इनका ये वाला पुरस्कार है। एक मेन बात यह है कि इनको आधुनिक मीरा कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बहुत ही सशक्त कवियत्री थी, मीरा की ही तरह। तो आधुनिक मीरा की इनको संज्ञा दी गई महादेवी वर्मा जी को। ठीक है, ये किसी के द्वारा नहीं दी गई, ये लोगों के द्वारा दी गई। अब छायावादी युग के 4 स्तंभ में इनका एक नाम है। ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर। तो ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। अब हम बढ़ते हैं इनके आगे की ओर और यहाँ पर देख लेते हैं कुछ और तथ्य, जो कि इसमें एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि कवि जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का तो आपने नाम सुना होगा, जो कि खुद भी छायावादी युग के 4 स्तंभ के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर मैंने उनका नाम भी लिखा है। ठीक है, तो इन्होंने ही क्या कहा था? इन्होंने इनको हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा था। इन्होंने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने महादेवी वर्मा को क्या कहा था? हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती की इन्होंने उपाधि इनको दी थी। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कि महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती किसने कहा था? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं हम इनकी रचनाओं पर। तो रचनाओं में यहाँ पर 2 पार्ट्स में मैंने यहाँ पर डिवाइड किया है। हालांकि इनकी बहुत सारी रचनाएं जो है यहाँ पर नहीं लिखी गई है, लेकिन यहाँ पर केवल वो रचना मैंने लिखी है जो यूकेपीएससी और यूके ट्रिपल एससी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछी थी और जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, आगे पूछे जा सकती है। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं इनका जो काव्य संग्रह है, यानी कि कविता। तो कविताओं में इन कविताओं की रचना इन्होंने की थी। पहला है निहार, ये 1930 में इन्होंने रचना की थी। ठीक है, निहार। फिर आता है रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, अग्निरेखा, दीपशिखा, सप्तपर्णा और प्रथम आयाम। तो ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण कविताएं हैं। ठीक है, वैसे तो मैंने मोस्टली इनकी जो सारी कविताएं हैं वो यहाँ पर लिखी है, हो सकता है इसमें से एक आध ना लिखी हो। ठीक है, निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, अग्निरेखा, प्रथम आयाम, सप्तपर्ण, दीपशिखा। तो ये इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। दीपशिखा को आप याद रखना, और निहार भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, ये 2 कविताएं ज्यादातर पूछी जाती है, दीपशिखा और निहार। फिर आते हैं हम इनके गद्य पर। ठीक है, गद्य यानी कि कहानी, निबंध और जो आपके संस्मरण होते हैं, तो वो सभी यहाँ पर मैंने लिखे हैं निबंध के साथ और कहानी के साथ। तो गिल्लू जो है इनकी एक कहानी है। ठीक है, गिल्लू आता है कहानी के अंतर्गत। तो इनकी एक कहानी है, इन्होंने लिखी थी गिल्लू। ठीक है, बाकी इसमें जो है निबंध भी हैं और बाकी चीजें भी हैं, जैसे कि अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। अतीत के चलचित्र ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है और स्मृति की रेखाएं पूछा जाता है। एक आपको पूछा जाता है गिल्लू, इनकी जो एक कहानी है गिल्लू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गिल्लू, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं, तो गद्य में मेन है। बाकी इनकी श्रृंखला की कड़ियां हैं, पथ के साथी हैं, मेरा परिवार, संस्मरण और हिमालय। तो ये सभी इनके गद्य की रचनाओं के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो अभी हमने इसमें देख लिया है इनकी रचनाएं। अब लास्ट में एक पॉइंट और है जिस पर हमें बात करनी है, आता है साहित्यकार संसद, रंगवाणी और नाट्य संस्था। ये मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है और ये क्या है वो भी आप जान लीजिए। तो ये साहित्यकार संसद और रंगवाणी नाट्य संस्था क्या है, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और ये दोनों संस्थाएं इसलिए थी ताकि भारत में हिंदी का जो प्रचार प्रसार है वो बढ़े, उसको बढ़ावा मिले। इसीलिए महादेवी वर्मा जी ने ये 2 संस्थाओं का स्थापना की थी। तो याद रखना है इन दोनों का नाम, साहित्यकार संसद और रंगवाणी नाट्य संस्था। तो इनकी स्थापना की गई महादेवी वर्मा जी के द्वारा। क्यों की गई? हिंदी के प्रचार प्रसार को बढ़ाने के लिए की गई थी। तो यहाँ पर जितने भी महादेवी वर्मा से संबंधित मेन पॉइंट थे वो हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, आपको क्या याद रखना है? पुरस्कार याद रखना है, उनकी रचनाएं याद रखनी है, उनको क्या क्या नामों से पुकारा गया वो याद रखना है, और साथ ही वो छायावादी युग के 4 स्तंभ में भी एक स्तंभ में शामिल है महादेवी
वर्मा। ठीक है, छायावादी, आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है कि छायावादी युग के 4 स्तंभ में कौन कौन से कवियों को रखा गया है, या फिर ऐसे बन के आएगा कि कौन कौन से को नहीं रखा गया है। तो आपको अगर वहां पे महादेवी वर्मा होगा तो सही जवाब होगा, जयशंकर प्रसाद होगा तो सही जवाब, पंत और निराला होंगे तो भी सही जवाब। ठीक है, तो इस तरह से आपको हिंदी साहित्य के जितने भी हमको सिलेबस अनुसार जितने भी हमें कवियों के नाम दिए हैं, जितने भी हमें गद्यकारों के नाम दिए हैं, उन सभी को एक एक करके क्लियर करते हुए जाना है। आप अपने नोट्स बनाइए, तभी जाके आपकी जो हिंदी साहित्य है उसमें सभी की रचनाएं, उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य जो है आपको याद हो पाएंगे। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने देख लिया है एक छोटा सा रिविजन जो कि महादेवी वर्मा जी के बारे में था। तो फ्रेंड्स, आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। इसी तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।